नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का राज्यों के ऊपर जो एक रूथलेस अटैक है, उसकी वर्स्ट फॉर्म अब देखने को मिल रही है। मैं बहुत बार इस पीरियड को, जो कि मोदी जी का पीरियड, इसको डार्क एज भी कहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद राजनीति का ये सबसे एक किस्म से विभत्स काल है, जहां पर ऐसा लगता है कि साम दाम दंड भेद के अलावा राजनीति का माफियाकरण भी हो चुका है। यहां पर धमकी हो, ब्लैकमेल हो, रेड्स हो, या फिर कोई भी ऐसा हथकंडा जिसके द्वारा सत्ता को हथियाया जा सकता है, वो सब अपनाए जा रहे हैं। उसके लिए अगर भारत के संघीय ढांचे को ध्वस्त करना हो तो वो भी मंजूर है। राजनीतिक और सामाजिक फैब्रिक है जो नेशन का, उसको ध्वस्त करना हो तो वो भी मंजूर है। या फिर इसके अलावा ये कहा जाए कि अगर आपको देश के अंदर अशांति लेकर आनी है, मणिपुर में और कई और राज्यों में, तो वो हथकंडा भी अपनाया जा रहा है। और मणिपुर में ऐसे हालात हो गए जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस अब मैतेई लोगों के एरियाज में कुकीज को नहीं जाने दे रही, और कुकीज के एरिया में मैतीस को नहीं जाने दे रही हैं। एक वर्टिकल डिवीजन हो चुका है वहां पर, एक स्टेट के अंदर पूरा का पूरा। इन हालातों से देश गुजर रहा है, लेकिन शायद बीजेपी को देश की अब कोई चिंता नहीं है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, सत्ता पाना, किसी भी कीमत पर, कैसे भी हो, दमन करके हो, या फिर क्या कहते हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर हो, जेल में डालकर हो, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। अगर आप माफिया भी हैं, आप भ्रष्ट भी हैं, और आप शायद क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेंटेड है, आपके ऊपर बहुत सारे अपराधों के मुकदमे भी हैं, हत्या के, अपहरण के, बलात्कार के, पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं चलेगा। ये चीजें हमने यहां पर देखी हैं। महाराष्ट्र में जो खुला खेल जो देखा, बिहार में जो हो रहा है, जिस ढंग से चार्जशीट इशू की गई है बिहार के अंदर, दरअसल ऐसा लग रहा है कि एक कंप्लीट ऑनस्लॉट है इस समय भारत के संघीय ढांचे पर, भारत के लोकतंत्र पर। शायद हमको समझने में देरी हो गई कि मोदी जी जिस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहां उसका पूरा माफियाकरण हो चुका है, या जिसको कई बार मैं अंडरवर्ल्ड करण भी कहता हूं। यहां पर कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर इसको प्राप्त करने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अगर किसी देश के हिस्से को भी दांव पे लगाना हो तो वो भी मंजूर है। ये परिस्थितियां पहले कभी भारत में देखी नहीं गई थी, लेकिन एक बार जब देश बंटना शुरू होता है तो फिर वो बंटता ही चला जाता है, फिर वो थमता नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, मैं उनका परिचय करवा देता हूं। सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। नागपुर से विवेक देशपांडे जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मध्य प्रदेश से, सूरज शुक्ला जी लखनऊ से, आप सबका स्वागत है। इस बीच हमने अपनी चैनल की मेंबरशिप भी लॉन्च की है, और मैं दर्शकों का शुक्रिया भी अदा कर दूं कि हमने परसों अपने चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे किए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है, एक प्राप्ति है। 4.5 साल लगे यहाँ पहुंचने पे, सीढ़ियों से पहुंचे हैं हम लोग। कोई बहुत स्पेक्टेकुलर या स्टनिंग गेन करके यहाँ पर नहीं आए हैं। एक एक पग के ऊपर मेहनत की है, 10,000 एपिसोड्स हैं, तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो धैर्य चाहिए था, जो साहस चाहिए था, हमने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन आपका सहयोग मिला है, आपका प्यार मिला है, आप यहां तक हमें लेके आए हैं, आपका शुक्रिया दर्शक मित्रों। दूसरी बात, चैनल की मेंबरशिप भी लॉन्च की गई है, और कई लोगों ने सुबह के शो में उसको ज्वाइन भी किया था। अभी EUD21 ने भी इस मेंबरशिप को ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक मित्रों जो भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहला मैं सवाल लूंगा प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे इन्होंने ध्वस्त ना किया हो, कोई गली कोई नुक्कड़ ऐसी नहीं बची है जहां पर इनके शासन का प्रकोप नजर ना आता हो। पता नहीं, वो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म के डायलॉग हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा, शायद विवेक जी याद दिलवा दें, सुनील जी, कि अदालत तक मैं पहुंच तो गया गवाही देने के लिए, या जिनको लाना था ले तो आया। तब उन्होंने कहा था कि कोई इस शहर की कोई गली कोई नुक्कड़ ऐसी नहीं है जहां पर हमें रोका नहीं जा रहा, लेकिन मैं यहां पर आ गया हूं जज साहब, मैं यहां पर आ गया हूं। बस कुछ ऐसी परिस्थितियां इस देश में भी आ चुकी हैं। प्रकाश जी, देश के इस बिखरते हुए फेडरल पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक के ऊपर जो रूथलेस अटैक है, आपकी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश दिनेश जी। जी। बधाई। एक जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर, आवाज आ रही है। दिनेश जी, पहले तो लखपति होने की आपको लखपति होने की बधाई। चैनल लखपति हो गया है, लखपतिया हो गया है, और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है दर्शकों का, इसके लिए भी आपको बधाई। दरअसल भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संविधान में जो संघीय व्यवस्था की बात की गई है, उसका मतलब ये कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार है। लेकिन हमारे देश में संघीय व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ की व्यवस्था। तो ये जो संघीय व्यवस्था को लेकर भारत में सरकार का नजरिया है कि हम हैं तो हम ही हम हैं बस। तो सरकार चाहती कि जो भी रहे हम ही रहें। भारत की संघीय राजनीतिक व्यवस्था ऐसी कि दो स्तर पर कार्य कर रही है, मुख्य तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर। 1992 में संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद प्रशासनिक ढांचे में पंचायतों और नगर निकाय के रूप में तीसरी और बड़ी व्यवस्था जोड़ी गई है। ये पूरा संघीय ढांचा है, केंद्रीकृत संघवाद इसे नाम दिया गया है। और ये कुछ ऐसा है जैसे अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में आदर्श संघवाद से उलट है। ये भारत में संविधान कई मामलों में एक बेहद मजबूत केंद्र सरकार की परिकल्पना के रूप में है, जहां केंद्र सरकार की अपनी भूमिका है, राज्य सरकार की अपनी है, स्थानीय संस्थाओं की अपनी भूमिका है। इस स्तर पर हो रहा है असहनीय इस तरह कि आप देखिए, सरकार जो चाहती है वो कर रही है। दिल्ली की सरकार के हाथ में जो है, जो अधिकार है, वो उनका उपयोग, दुरुपयोग ज्यादा कर रही है, उपयोग कम कर रही है। अब जैसे दिल्ली की बात ही करें, जो दिल्ली की हुकूमत है, भाई उसका काम है, केंद्र सरकार को अधिकार है कि राज्यों की सीमा तय करने के मामले में या बदलाव करने के मामले में संविधान की केंद्रीय सूची में राज्यों की सूची से अधिक विषय हैं, समवर्ती सूची भी है। लेकिन इस सब के बावजूद केंद्र सरकार जिस तरह बर्ताव कर रही है वो अपने आप में अनूठा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 25 साल से बुरी तरह हार रही है, तड़प रही है। और जब केजरीवाल की सरकार बनी तब केजरीवाल गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मिलजुल कर दिल्ली को एक आदर्श राजधानी बनाएंगे। ये बात कही गई थी। लेकिन जिस तरह से एक बिल आया गया, अध्यादेश लाया गया है कि जहां केंद्र सरकार अपना हर निर्णय दिल्ली की सरकार पर थोपना चाहती है, तो बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये एक संघ के संघीय व्यवस्था में बदलाव की कोशिश है। ये संविधान प्रदत्त संघीय व्यवस्था नहीं है, ये नागपुर प्रदत्त आरएसएस की संघीय व्यवस्था है, जहां लोगों को, जहां राज्यों को अपने अधिकारों के मुताबिक काम करना नहीं दिया जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी हार जाती है वहां भी बीजेपी की सरकार होती है, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां भी बीजेपी की शक्तियों का उपयोग संस्थाओं के दुरुपयोग के माध्यम से कर रहा
इस बात को हर व्यक्ति जानता भिन्न हो रहा है, उसे लेकर तो पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो रही है। और हमारे पास शक्ल दिखाने लायक कोई चीज नहीं बची है। हम दुनिया के कई देशों में अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, उन्होंने वहां संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में जिस पत्रकार ने सवाल किया था उसे जिस तरह ट्रोल किया गया, और उसकी निंदा राष्ट्रपति अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी की। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ताना बाना सब कुछ, मतलब संघीय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक ढांचा जिस तरह बदला जा रहा है। फिल्में बनती हैं, रिलीज नहीं होने दी जाती, रिलीज होती हैं तो एजेंडा के तहत हो रही हैं। शिक्षा संस्थानों में एक विचारधारा विशेष के लोग नियुक्त कर दिए गए हैं। जो बड़े प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है वहां भी यही हालत है। जैसे दिल्ली का IIMC जैसा संस्थान, वहां RSS के लोगों को बिठा दिया गया है। और किसी भी विश्वविद्यालय में आज की तारीख में, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दिनेश जी, किसी भी विश्वविद्यालय में कोई भी बड़ी नियुक्ति RSS की परमिशन के बिना, RSS के लोगों की अनुशंसा के बिना नहीं हो रही है। तो ये हम एक ऐसे समाज की ओर जा रहे हैं, लगता हम वाकई पीछे की ओर जा रहे हैं, और ये चिंता की बात है दिनेश जी। जी,